यह 1970 है और विमानन अपने एक निर्णायक मोड़ पर है। बोइंग का विशाल 747 सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन अधिकांश एयरलाइनों के लिए यह बस बहुत बड़ा विमान है। बहुत सारी सीटें हैं, बहुत अधिक ईंधन लगता है और बहुत ज्यादा जोखिम है। एयरलाइनों को कुछ छोटा, अधिक किफायती लेकिन फिर भी क्रांतिकारी चाहिए। मैकडॉनेल डगलस ने ठीक यही वादा किया था। उनका DC-10 चौड़े शरीर की सुविधा 3 शक्तिशाली इंजन और कम संचालन लागत लेकर आने वाला था। इसे उस जेट के रूप में पेश किया गया था जो बोइंग को मात देगा और लॉकहीड के प्रतिद्वंद्वी ट्राइस्टार को कुचल देगा। यह मैकडॉनेल डगलस की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। इसके बजाय यह विमानन के सबसे काले चेतावनी भरे किस्सों में से एक बन गया। यह है DC-10 की कहानी, वह जेट जिसने सब कुछ वादा किया, त्रासदी दी और आसमान को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी 1967 में शुरू होती है। बोइंग 747 अपनी पहली उड़ान भरने वाला है और पूरी दुनिया देख रही है। एक विशाल विमान जो 400 यात्रियों को ले जा सकता है, लेकिन बेहद भारी लागत पर। एयरलाइन सशंकित है। अधिकांश लोग 747 को देखकर एक ही बात सोचते हैं, हमें इससे छोटा कुछ चाहिए। अब दौड़ शुरू हो गई है एक आदर्श वाइड बॉडी विमान बनाने की, जो नैरो बॉडी से बड़ा हो लेकिन 747 से कहीं अधिक कुशल हो। 2 मुख्य दावेदार सामने आते हैं, लॉकहीड अपने शानदार L1011 ट्राइस्टार के साथ और मैकडॉनेल डगलस DC-10 के साथ। मैकडॉनेल डगलस एक साहसिक रणनीतिक दांव लगाता है। जबकि प्रतिद्वंद्वी 2 इंजन वाले डिजाइनों के साथ प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने 3 इंजन चुने। क्यों? क्योंकि 1970 के दशक में ETOPS एक बहुत बड़ी बाधा थी। अगर 2 इंजन वाले विमान में एक इंजन फेल हो जाए तो हो सकता है आप वैकल्पिक हवाई अड्डे तक न पहुंच पाएं। नियामक वे ऐसे विमानों को महासागर पार करने या कुछ दूर दराज मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति नहीं देते थे, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं था। यूरोप में एयरबस नामक एक नया संघ चुपचाप A300 पर काम कर रहा था, जो दुनिया का पहला 2 इंजन वाला वाइड बॉडी विमान था। उस समय अधिकांश एयरलाइनों ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। ETOPS प्रतिबंधों के चलते 2 इंजन वाला जेट लंबी दूरी की उड़ानों के लिए एक बंद रास्ता लगता था, लेकिन लंबी अवधि में यह भविष्य की दिशा साबित होने वाला था। मैकडॉनेल डगलस के लिए 3 इंजन सबसे उपयुक्त विकल्प थे। इतनी अधिक सुरक्षा कि लगभग कहीं भी उड़ान भरी जा सके, लेकिन फिर भी 4 इंजन वाले जंबो से अधिक किफायती। DC-10 के 3 इंजनों वाले जेट ने वह वादा किया जिसे हर कोई चाहता था, 747 से कम ईंधन की खपत, 2 इंजन वाले विमान से अधिक रेंज और पृथ्वी पर लगभग किसी भी मार्ग पर उड़ान भरने की स्वतंत्रता। एयरलाइनों के लिए ये बिल्कुल सही था। अमेरिकन एयरलाइंस ने इसे पहली बार अपनाया और ट्रांसकॉन्टिनेंटल मार्गों के लिए 25 DC-10 का ऑर्डर दिया। यूनाइटेड ने जल्दी ही 30 विमानों के साथ इसका अनुसरण किया और कॉन्टिनेंटल ने 15 विमानों के साथ। ये केवल खरीदारी नहीं थी, ये विमानन के भविष्य पर दांव थे। मैकडॉनेल डगलस ने बेहद तेजी से काम किया। 1960-57 में अमेरिकन की प्रारंभिक मांग से लेकर 1970 में पहली उड़ान और 1971 में यात्री सेवा तक सिर्फ 4 साल लगे। इस आक्रामक समय सीमा ने बोइंग पर जबरदस्त दबाव डाला और लॉकहीड को अपनी प्रतिस्पर्धी ट्राइस्टार को जल्दी लॉन्च करने के लिए मजबूर किया। और यहाँ एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, DC-10 का कार्गो होल्ड। मैकडॉनेल डगलस ने इसे असामान्य रूप से विशाल बनाया ताकि एयरलाइनों के लिए राजस्व की संभावना अधिकतम हो सके। उस समय यह एक चतुर लाभ की तरह लग रहा था, बाद में यह विनाशकारी साबित हुआ। 1973 तक DC-10 दुनिया भर में लंबी दूरी के बेड़ों की रीढ़ बन चुका था। KLM ने इन्हें अटलांटिक पार उड़ाया, जापान एयरलाइंस ने प्रशांत पार और स्विस एयर ने पूरे यूरोप में। मैकडॉनेल डगलस को विश्वास था कि DC-10 बोइंग और लॉकहीड पर उनकी बढ़त को मजबूत करेगा और उन्हें दुनिया का प्रमुख विमान निर्माता बना देगा। भविष्य असीमित लग रहा था, लेकिन क्रांतिकारी विमानों के लिए क्रांतिकारी समाधान चाहिए होते हैं और कुछ समाधान छुपे हुए खतरों के साथ आते हैं। अधिकांश विमानों के कार्गो दरवाजे अंदर की ओर खुलते हैं, जिन्हें केबिन प्रेशर द्वारा बंद रखा जाता है। यह एक स्वाभाविक फेल सेफ डिजाइन है। DC-10 के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं ताकि एयरलाइंस को पसंद आने वाली कीमती कार्गो जगह का अधिकतम उपयोग हो सके। इस बाहर की ओर खुलने वाले डिजाइन के लिए एक अचूक लॉकिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। लैच और पिन को क्रूजिंग ऊंचाई पर भारी दबाव के अंतर को सहना पड़ता है। अगर यह सिस्टम फेल हो जाए तो विस्फोटक डिकम्प्रेशन कुछ ही सेकंड में विमान को नष्ट कर सकता है। यहाँ आते हैं डैन एप्लगेट।
ये मैकडॉनल्ड डगलस इंजीनियर वह दरवाजे की भौतिकी को किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर समझता था। 1971 में उन्होंने एक आंतरिक झापन लिखा था जिसे सब कुछ रोक देना चाहिए था। कार्गो दरवाजे का लॉकिंग मैकेनिज्म वे चेतावनी देते हैं, खतरनाक रूप से अविश्वसनीय है। उनके शब्द भविष्यवाणी जैसे साबित होते हैं। अगर दरवाजा उड़ जाता है तो विस्फोटक डिकम्प्रेशन केबिन फ्लोर को गिरा देगा और महत्वपूर्ण फ्लाइट कंट्रोल केबल्स को काट देगा। लेकिन कॉर्पोरेट संस्कृति अपनी असली प्रकृति दिखाती है। एप्लगेट का झापन कंपनी की नौकरशाही में गुम हो जाता है। मैकडॉनल्ड डगलस पैसे की भारी कमी से जूझ रहा है। बोइंग और लॉकहीड से मार्केट शेयर छीनने की दौड़ में लगा है। LX-111 उनके सिर पर सांस ले रहा है। ऑर्डर दांव पर लगे हैं। दरवाजे की प्रणाली को फिर से डिजाइन करना, इसका मतलब होता विनाशकारी देरी। लागत और समय सीमा का दबाव जीत जाता है, सुरक्षा की चिंताएं हार जाती हैं। फिर हकीकत दखल देती है। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 96 एक DC-10 जो डेट्रॉइट से बफेलो जा रही थी, जिसमें 67 लोग सवार थे, 11,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ रही थी जब एप्लगेट का डरावना सपना सच हो गया। कार्गो दरवाजा विस्फोटक ताकत के साथ उड़ जाता है। केबिन का फर्श आंशिक रूप से ढह जाता है, जिससे उड़ान नियंत्रण बिल्कुल वैसे ही जाम हो जाते हैं जैसा कि एप्लगेट ने भविष्यवाणी की थी। कैप्टन ब्रायस मैकॉर्मिक और उनकी टीम क्षतिग्रस्त प्रणालियों से जूझते हुए अपंग DC-10 को वापस डेट्रॉइट मेट्रो एयरपोर्ट तक ले जाते हैं। उनकी विमान संचालन क्षमता ने विमान में सवार हर एक जान बचा ली। NTSB जांच करता है और यह स्पष्ट करता है कि कार्गो डोर लैच मैकेनिज्म पूरी तरह से फेल हो गया था। इससे पूरे DC-10 बेड़े में तुरंत डिजाइन में बदलाव होने चाहिए थे। इसके बजाय मैकडॉनल्ड डगलस ने उन बदलावों को लागू किया जिन्हें वे फिक्सेस कहते हैं। उन्होंने छोटे देखने के लिए खिड़कियां लगाईं ताकि ग्राउंड क्रू अंदर झांक कर देख सके कि दरवाजे सही से बंद हैं या नहीं। उन्होंने वेंट वॉल्व को मजबूत किया और सलाहकार बुलेटिन जारी किए, लेकिन ये सुझाव थे, अनिवार्य आदेश नहीं। एप्लगेट द्वारा पहचानी गई मूलभूत खामी लगभग 2 साल तक जिसकी तस बनी रहती है। सैकड़ों DC-10 विमान इस ज्ञात कमजोरी के साथ उड़ान भरते रहते हैं। एयरलाइंस निरीक्षण करती है, क्रू सदस्य उन छोटी खिड़कियों को जांचते हैं, लेकिन मूल डिजाइन दोष बिल्कुल वैसा ही बना रहता है। हवाई क्षेत्र में उद्योग 38,000 फीट की ऊंचाई पर रूसी रूले खेल रहा है और दुनिया के किसी कोने में एक और DC-10 कार्गो डोर फेल होने का इंतजार कर रहा है। 3 मार्च 1974 को तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट 981 रविवार सुबह पेरिस ऑर्ली हवाई अड्डे से पीछे हटती है। इस विमान में 346 यात्री और चालक दल सवार हैं। यह उड़ान इस्तांबुल से शुरू हुई थी और इसका अंतिम गंतव्य लंदन था, जिसमें पेरिस एक नियोजित ठहराव था जो उस समय आम बात थी। यह एक सामान्य 90 मिनट की उड़ान होनी चाहिए थी। कार्गो होल्ड में तुर्की एयरलाइंस का एक ग्राउंड क्रू सदस्य DC-10 के जटिल दरवाजे के तंत्र से जूझ रहा है। कुंडियां बंद दिखाई देती हैं। देखने वाली खिड़की सामान्य लगती है, लेकिन लॉकिंग पिन थोड़े से असंतुलित हैं। यह ठीक वही स्थिति है जिसके बारे में डैन एप्लगेट ने 3 साल पहले चेतावनी दी थी। फ्लाइट 981 सामान्य रूप से फ्रांसीसी हवाई क्षेत्र में चढ़ाई करती है। टेकोनफ के 13 मिनट बाद 23,000 फीट की ऊंचाई पर भौतिकी अपना काम करती है। दबाव का अंतर असंतुलित कुंडियों पर हावी हो जाता है। कार्गो दरवाजा बाहर की ओर फटकर स्लिप स्ट्रीम में उड़ जाता है। फ्लाइट 96 की आंशिक फर्श गिरावट के विपरीत यह विफलता पूरी तरह से है। केबिन की फर्श नीचे की ओर दब जाती है, जिससे हाइड्रोलिक लाइनों, फ्लाइट कंट्रोल केबल्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कट जाते हैं। पायलट्स को सभी नियंत्रण इनपुट्स का नुकसान हो जाता है। DC-10 एक बेकाबू प्रक्षेप्य बन जाता है। 6 मिनट बाद फ्लाइट 981 फ्रांस के एरमेनोविल जंगल में टकरा जाती है। विनाश पूरी तरह से है। 346 यात्रियों में से कोई भी जीवित नहीं बचता। उस समय यह इतिहास की सबसे घातक विमान दुर्घटना थी। वैश्विक विमानन उद्योग सदमे में डूब जाता है। लंदन से टोक्यो तक डेथ जेट और फ्लाइंग कॉफिन सुर्खियों में छा जाते हैं। दुनिया भर के यात्री DC-10 में चढ़ने से इनकार कर देते हैं। यात्रा एजेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि 30% तक यात्री फ्लाइट बुक करते समय विशेष रूप से DC-10 न होने की मांग करते हैं। कुछ एयरलाइंस चुपचाप घोषणाओं में DC-10 को केवल फ्लाइट नंबर से संबोधित करना शुरू कर देती हैं। फ्रांसीसी जांचकर्ता जल्दी ही कारण की पहचान कर लेते हैं, वही कार्गो डोर फ्लोर जिसने लगभग फ्लाइट 96 को नष्ट कर दिया था। डैन एप्लगेट का दफनाया गया मेमो फिर से सामने आता है, जिसकी चेतावनियां अब दुखद रूप से सही साबित होती हैं।
वह इंजीनियर जिसने इस जनसंहार को रोकने की कोशिश की थी, अब कॉर्पोरेट व्हिसल ब्लोइंग और सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी की घातक कीमत का प्रतीक बन जाता है। मैकडॉनल्ड डगलस के लिए यह घटना संभावित रूप से विनाशकारी है। शेयर की कीमतें गिर जाती हैं, ऑर्डर रद्द कर दिए जाते हैं। एक सुरक्षा के प्रति जागरूक निर्माता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है। वह कंपनी जिसने सोचा था कि DC-10 उनकी बादशाहत को सुरक्षित करेगा, अब अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन यह तो DC-10 की परेशानियों की बस शुरुआत है। मैकडॉनल्ड डगलस फिर कार्गो डोर की समस्या को ठीक करने के लिए हड़बड़ी में जुट जाता है। उन्होंने पूरे सिस्टम को फिर से डिजाइन किया, जिसमें अतिरिक्त लैच, बैकअप सिस्टम और कॉकपिट में चेतावनी लाइट्स जोड़ी गईं। 1974 के अंत तक DC-10 वाकई में बेहतर सुरक्षा प्रणालियों के साथ सेवा में लौट आया, लेकिन जनता का भरोसा अब अपूरणीय रूप से टूट चुका था। डेथ जेट का कलंक असली सुरक्षा सुधारों के बावजूद लगभग असंभव साबित होता है मिटाना। फिर एक बार फिर आपदा आ जाती है। 25 मई 1979 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 एक DC-10 जो लॉस एंजल्स जा रही थी, शिकागो ओहारे से एक साफ शुक्रवार दोपहर को टेको नफ रोल शुरू करती है। 271 लोग विमान में सवार हैं, जो विमान की फिर से बनी प्रतिष्ठा पर भरोसा कर रहे हैं। प्रारंभिक चढ़ाई के दौरान गवाह भय के साथ देखते हैं कि कुछ असंभव सा घटित होता है। बायां इंजन पूरी तरह से पंख से अलग हो जाता है। विशाल जनरल इलेक्ट्रिक CF6 इंजन, जिसका वजन 13,500 पाउंड है, रनवे पर लुढ़कता चला जाता है, जबकि DC-10 अपनी चढ़ाई जारी रखता है। लेकिन अब विमान को घातक क्षति पहुंच चुकी है। इंजन सिस्टम पंख के अग्रभाग स्लैट्स को नियंत्रित करने वाली हाइड्रोलिक लाइनों को काट देता है। क्षतिग्रस्त बाएं पंख पर स्लैट्स वापस खिंच जाते हैं, जबकि दाएं पंख पर स्लैट्स फैले रहते हैं। इससे एक विनाशकारी वायुगतिकीय असंतुलन पैदा हो जाता है। DC-10 बाईं ओर झुकता है, रुक जाता है और उल्टा घूम जाता है। इंजन के अलग होने के 31 सेकंड बाद फ्लाइट 191 हवाई अड्डे के पास एक खुले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सवार सभी 271 लोग, साथ ही जमीन पर मौजूद 2 लोग भी मारे जाते हैं। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे घातक विमान दुर्घटना बन गई और यह भयावह रिकॉर्ड आज भी कायम है। जांच में पता चला कि अमेरिकन एयरलाइंस ने एक अनधिकृत रखरखाव शॉर्टकट का इस्तेमाल किया था। रखरखाव इंजीनियरों ने उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बजाय इंजन और पायलन को एक ही यूनिट के रूप में फोर्कलिफ्ट से हटा दिया। इस समय बचाने वाले तरीके ने सूक्ष्म तनाव दरारें पैदा कर दी, जिससे विनाशकारी संरचनात्मक विफलता हुई। हालांकि यह दुर्घटना डिजाइन की खामियों के बजाय रखरखाव की गलतियों के कारण हुई थी, लेकिन आम जनता ऐसे भेद नहीं करती। इस घटना के बाद हर अमेरिकी संचालित DC-10 विमान को ग्राउंड कर दिया गया। 1969 के अंत तक DC-10 6 वर्षों में 3 घातक दुर्घटनाओं में शामिल हो चुका था, जो किसी आधुनिक एयरलाइनर के लिए अभूतपूर्व दर थी। एयरलाइंस का भरोसा न केवल विमान से, बल्कि खुद मैकडॉनल्ड डगलस कंपनी से भी उठ गया। नई DC-10 विमानों के ऑर्डर खत्म हो गए क्योंकि एयरलाइंस ने निर्माता को शॉर्टकट अपनाने वाला समझा। प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान अपूरणीय साबित हुआ। फ्लाइट 191 DC-10 की 1979 की एकमात्र आपदा नहीं थी। सिर्फ 5 महीने बाद वेस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 2605 घने कोहरे में मेक्सिको सिटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। संचार में गड़बड़ी के कारण DC-10 एक बंद रनवे पर उतर गया, जहां मरम्मत का काम चल रहा था और निर्माण वाहनों से टकराकर उसमें आग लग गई। इस हादसे में 72 लोगों की मौत हो गई, जो उस समय मेक्सिको की सबसे घातक विमान दुर्घटना बन गई। यह कोई डिजाइन की खामी नहीं थी, यह पायलट की गलती और खराब संचार था। लेकिन पहले से ही DC-10 को लेकर संदेह में जी रही जनता के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ही साल में 3 घातक DC-10 दुर्घटनाओं ने एक ऐसी कहानी गढ़ दी कि यह विमान शापित है, जो तर्कसंगत विश्लेषण से परे थी। यह सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था। 1973 में पहले कार्गो डोर की घटना के कुछ ही महीनों बाद नेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 27 को क्रूजिंग ऊंचाई पर इंजन फेल होने का सामना करना पड़ा। इंजन के टुकड़ों ने केबिन की एक खिड़की तोड़ दी और एक यात्री विस्फोटक दबाव के कारण बाहर फेंका गया और उसकी मौत हो गई। हर घटना, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, इस बढ़ती धारणा को मजबूत करती गई कि DC-10 खतरनाक है। विमानन विशेषज्ञ डिजाइन में खामियों और संचालन संबंधी दुर्घटनाओं के बीच का अंतर समझते थे, लेकिन यात्रियों को केवल एक घातक पैटर्न ही दिखाई देता था। मीडिया ने इस कहानी को और भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया।
हर DC-10 घटना को अन्य विमानों की समान दुर्घटनाओं की तुलना में कहीं अधिक कवरेज मिली। मैकडोनेल डगलस को अब केवल तकनीकी समस्याओं से ही नहीं बल्कि एक ऐसी जनसंपर्क लड़ाई से भी जूझना पड़ रहा था जिसे वे जीत नहीं सकते थे। याद है इथियोपियस, वह नियम जिसके कारण 3 इंजन अनिवार्य हो गए थे? यह तेजी से बदल रहा है। नई तकनीक ने 2 इंजन वाले विमानों को समुद्रों के ऊपर लगातार लंबी उड़ानें भरने में सक्षम बना दिया है। DC-10 का तीसरा इंजन, जो कभी इसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब एक महंगा बोझ बन गया है। आधुनिक 2 इंजन वाले विमान अधिक ईंधन दक्ष और विश्वसनीय साबित हुए हैं। 1982 में पेश किया गया बोइंग 767 उस बाजार पर कब्जा कर लेता है जिसे DC-10 ने जीतने के लिए डिजाइन किया था। बाद में 777 वह सब कुछ बन गया जो DC-10 ने वादा किया था, कुशल, विश्वसनीय और यात्रियों द्वारा भरोसेमंद। 3 इंजन विमान का बाजार केवल घटता ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ढह जाता है। लॉकहीड, जो पहले ही कमजोर LX-111 बिक्री और समस्याग्रस्त इंजनों से जूझ रहा था, पूरी तरह से व्यावसायिक विमानन से बाहर निकलने की घोषणा करता है। ट्राइस्टार ने यह साबित कर दिया कि शानदार इंजीनियरिंग भी खराब समय और सीमित मांग को पार नहीं कर सकती। DC-10 के साथ मिलकर इसने ट्राइजेट युग के उत्थान और पतन दोनों को परिभाषित किया, जो एक तकनीकी मृत अंत था जिसे ट्विन इंजन क्रांति ने किनारे कर दिया। 1984 तक उत्पादन रुक जाता है और मैकडोनेल डगलस, जो अब भी तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा है, एक बड़ी सच्चाई का सामना करता है। वे केवल प्रतिस्पर्धियों से ही नहीं बल्कि एक ऐसी क्रांति से लड़ रहे हैं जिसे वे जीत नहीं सकते। अपनी वाणिज्यिक विमानन शाखा को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश में उन्होंने 1990 में MD-11 लॉन्च किया। यह मूल रूप से एक लंबा आधुनिक DC-10 है जिसमें उन्नत एवियोनिक्स हैं, लेकिन यह बहुत देर से आता है और ईंधन दक्षता के वादों पर खरा नहीं उतरता। और भी बुरा यह है कि एयरलाइंस को चिंता है कि यात्री इसे केवल एक लंबा DC-10 मानेंगे और बुकिंग से बचेंगे। एयरबस A330 और बोइंग 777 जैसे आधुनिक ट्विन इंजन विमान बेहतर ईंधन दक्षता, कम रखरखाव लागत और इथियोपियस इवोल्यूशन द्वारा दी गई संचालनिक लचीलापन प्रदान करते हैं। ट्राइजेट युग का अंत जश्न के साथ नहीं बल्कि चुपचाप अप्रचलित हो जाने के साथ होता है। ट्राइस्टार की तरह DC-10 को भी यात्री सेवा के बाहर दूसरी जिंदगियों में अप्रत्याशित राहत मिली। फेडेक्स ने DC-10 के बारे में कुछ दिलचस्प खोजा। क्या आपको वह असामान्य रूप से बड़ा कार्गो होल्ड याद है जिसे यात्री विमानों से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था? यह DC-10 को मालवाहक सेवा के लिए एकदम उपयुक्त बना देता है। जनता की निगरानी से दूर इस विमान की विश्वसनीयता में जबरदस्त सुधार आता है। फेडेक्स अंततः 60 से अधिक DC-10 मालवाहक विमानों का संचालन करता है और इस प्रकार का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाता है। UPS भी इसी राह पर चलता है और यात्री DC-10 विमानों को कार्गो संचालन के लिए परिवर्तित करता है। मालवाहक सेवा में DC-10 आखिरकार अपनी कुछ मूल उम्मीदों को पूरा करता है, बस उस भूमिका में नहीं जिसकी किसी ने कल्पना की थी। लेकिन मैकडोनेल डगलस के लिए ये मोशन बहुत देर से आता है। DC-10 की व्यावसायिक विफलता से कमजोर होकर और बोइंग तथा एयरबस के साथ नए विमान विकास में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ, कंपनी ने 1997 में बोइंग के साथ विलय कर लिया। ये विलय डगलस के 76 वर्षों के स्वतंत्र निर्माता के रूप में इतिहास को प्रभावी रूप से समाप्त कर देता है। यह बोइंग को दशकों तक अमेरिका का एकमात्र बड़ा वाणिज्यिक विमान निर्माता छोड़ देता है। आखिरी यात्री DC-10 ने 2014 में विमान बांग्लादेश एयरलाइंस के साथ सेवा से संन्यास लिया। फेडेक्स ने 2021 में अंतिम DC-10 कार्गो उड़ानें संचालित की, जिससे ठीक 50 वर्षों की परिचालन सेवा का अंत हो गया। कुछ विमान हवाई अग्निशमन टैंकर के रूप में जीवित हैं, जिनके शक्तिशाली इंजन जंगल की आग से लड़ने में अपनी अंतिम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन DC-10 की सबसे महत्वपूर्ण विरासत न तो कार्गो होल्ड्स में है और न ही अग्निशमन में। यह विमानन सुरक्षा के मौलिक परिवर्तन में है। डैन एप्लेगेट का अनदेखा किया गया मेमो अब दुनिया भर के इंजीनियरिंग स्कूलों में अनिवार्य अध्ययन बन गया है। यह सिखाता है कि व्यावसायिक दबाव के बावजूद सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सुनना कितना महत्वपूर्ण है।